आपसे जानना चाहूंगी, आपने भी समाचारों में पढ़ा होगा कि ये गुमनाम पत्र पर चर्चा काफी हो रही है। आपको इस विषय में ज्ञात है? और उसमें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ कर्मचारियों का भी जिक्र किया गया है। इस विषय में आज के एक न्यूज़पेपर्स में एक न्यूज़ आर्टिकल लगा था, जिसका आज कमीशन में भी संज्ञान लिया गया और उसमें हमने अपनी एक मीटिंग में भी डिस्कशन किया है। उसमें उन समाचार पत्रों में खबर दी गई है कि कोई इस प्रकार का गुमनाम पत्र आया है जिसमें कोई 3 लोगों के नाम लिखे गए हैं, लेकिन पता कोई नहीं है, जिससे क्लियर होता है कि गुमनाम पत्र है। और गुमनाम पत्र के बारे में भारत सरकार की भी क्लियर गाइडलाइंस हैं, न्यायालयों की भी जजमेंट्स हैं कि उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता। और मोर ओवर, जैसा कि इन 2 समाचार पत्रों में लिखा गया है कि ये पत्र मुख्यमंत्री महोदय को एड्रेस किया गया है। हमने ना तो ये पत्र कहीं हमारे पास आया है, ना हमने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन ये आज एक समाचार पत्र ने शायद इसको अपने जो उनका सोशल मीडिया पेज है या उनका ई पेपर जो आता है उस पर भी डाला था, और अब ये मुझे बताया गया कि उसको निकाल दिया गया है, जो कि एक बहुत ही गलत काम था। क्योंकि उसमें कि जिन कर्मचारियों के ऊपर कुछ लांछन लगाए गए थे, कुछ उनके चरित्र पर भी कुछ आरोप लगाए गए थे, और इस प्रकार के गुमनाम पत्र को किसी समाचार पत्र में प्रकाशित करना, किसी के पर्सनल चरित्र पर लांछन उठाना बिना उसको वेरीफाई करने, एक बहुत बड़ा अच्छी पत्रकारिता का जो है एग्जाम्पल नहीं है। उस पत्र में क्या आरोप लगाए गए हैं मुझे उसकी डिटेल पता नहीं है, लेकिन जो इस अखबार में लिखा गया है उसमें कुछ एक आरोप है कि कुछ कर्मचारियों के बच्चे निकल गए, कुछ इस सेंटर अलॉट करने के बारे में कुछ है, 2, 3, 4, 5 प्रकार के आरोप उन्होंने ब्रीफ में इनडायरेक्टली उसमें मेंशन किए हैं। तो उनके आरोप जब हमें डिटेल में पता लगेंगे तभी हम बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये पत्र गुमनाम है, अगर इन आरोपों में मेरा यही कहना है कि कोई सच्चाई होती थी तो जिस व्यक्ति ने लिखा है उसको सामने आना चाहिए था और हमारे पास आता, हम इसकी पूरी छानबीन करते। अभी सरकार को पत्र गया है तो सरकार इसमें जो भी छानबीन करना चाहे कर सकती है। अगर कमीशन में इस प्रकार का कोई चीज़ पाई जाती है तो हम बिल्कुल ओपन है कि उसकी हम छानबीन करवाएंगे, और एजेंसीज कोई करना चाहे तो उनको भी पूरा सहयोग देंगे। लेकिन एक गुमनाम पत्र के बेस पे एक संवैधानिक संस्था को बदनाम करने की नीयत से इस प्रकार के समाचार प्रकाशित करना या सोशल मीडिया पर किसी कर्मचारियों का चरित्र हनन करना एक बहुत ही गलत पत्रकारिता का एग्जाम्पल है, जिसके एक पूरे कमीशन की आज मीटिंग में निंदा की गई। और इस विषय में मीटिंग भी आपने ली, हालांकि आपने समाचार पत्रों के माध्यम से जिस तरह आपने कहा कि आपको कुछ चीजें ज्ञात हुई है, तो इसके बाद आपने मीटिंग भी ली। आपको क्या लगता है, अगर वाकई ऐसा सच है तो आपने भी कुछ खोजने की कोशिश की कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल, हमारी मीटिंग हर मंगलवार को कमीशन की रेगुलर मीटिंग होती है, और आज मंगलवार था, हमारी रेगुलर मीटिंग भी थी। तो जब ये हमारे संज्ञान में आया तो इसको भी कमीशन के सामने रखा गया, और कमीशन के सभी माननीय सदस्यों का भी ये था कि अगर कोई गलती है और इस प्रकार की कोई घटना है तो हम उसकी ज़रूर पता करें, लेकिन हमें पहले पत्र मिले और उसके बारे में हमें उसकी डिटेल्स क्या हैं वो पता चले तो हम उसके बारे में पूरा संज्ञान लेंगे। लेकिन क्योंकि गुमनाम पत्र है, उसके बावजूद भी अगर इसमें कोई तथ्यों में सच्चाई होती है तो उसको जरूर जांचा जा सकता है, उसका संज्ञान लिया जा सकता है। लेकिन किसी के व्यक्तिगत चरित्र पे कोई उंगली उठा के और उसको फिर आप सोशल मीडिया पे या अपने उस पर डाल रहे हो, एक बहुत बड़ा गलत स्टेप है, जिसकी बारे में आज हमारे कमीशन के कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर हमारे पास अपना रोष प्रदर्शन भी किया है, और उन्होंने इस पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। तो हम उसमें कानूनी तौर पे क्या कार्रवाई कर सकते हैं उस पर भी विचार कर रहे हैं। और इसमें जो तथ्य हैं उसके बारे में जो सरसरी तौर पे अखबार में लिखा गया है उसमें ज़्यादातर तथ्य हमें बिल्कुल गलत लगे हैं। जो एक्चुअल तथ्य हैं, जो सिस्टम है, उससे परे जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमीशन का एक फुल प्रूफ सिस्टम है, हमारी सीक्रेसी का एक बहुत बड़ा सिस्टम है। और अगर कमीशन के किसी एम्प्लॉय का कोई बच्चा बाय द वे किसी एग्ज़ाम को क्लियर करता है या कहीं अपॉइंट हो जाता है तो उसका कोई कसूर नहीं। उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ घोटाला हुआ है। हर आदमी को अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराने का और उनको अच्छी नौकरी दिलाने का अधिकार है, और बच्चे अगर पढ़ेंगे तो हमारे कर्मचारी के बच्चे भी निकल सकते हैं। अगर वो कमीशन में एम्प्लॉइज है तो उनके बच्चे उसके वजह से किसी नौकरी से वंचित नहीं हो सकते। पेपर लीक की भी इस पत्र में बात हुई है, क्या पेपर लीक जैसी घटनाओं के लिए हमारे पास एक पारदर्शी सिस्टम है? बिल्कुल, हमारे पास एक फुल प्रूफ सिक्योर सिस्टम है। पेपर हमारी सीक्रेसी ब्रांच होती है जिसकी एक SOP बनी हुई है, हमारे रूल ऑफ बिजनेस में मेंशन है, उसकी अलग से SOP है, और वो उस SOP को पूरी तरह हम फॉलो करते हैं और फुल प्रूफ सिस्टम है। मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि पेपर लीक का कोई भी स्कोप इस कमीशन में आज तक ना तो कभी हुआ है और ना कोई आगे भी इस प्रकार का कोई स्कोप है, क्योंकि उसमें हम पूरी एहतियात बरतते हैं, पूरा एक सिस्टम बरतते हैं, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई संभावना नहीं है। एक समाचार पत्र में खबर छपी थी, उस खबर में ये था कि RKMV में एक छात्रा
पेपर देने गई थी वहीं एक छात्रा अनुपस्थित भी थी, हालांकि उसमें शायद रोल नंबर भी मेंशन किया था। अब उसके विषय में भी आपसे मैं जानना चाहूंगी, उसमें आरोप ये था कि उस सेंटर में ना तो कोई सीसीटीवी कैमरास थे, तो ऐसे में पारदर्शिता हम कैसे ला सकते हैं? हम कोशिश करते हैं कि हमने सरकार को भी लिखा है कि तकरीबन सभी स्कूल कॉलेजेस में सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएं, ताकि हमें जो भी हम एग्ज़ाम करें वो सीसीटीवी कैमरे की देख रेख में ही वो एग्ज़ाम हो। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी एक देश की बहुत बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है, वो बहुत से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, लेकिन उनके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें मैक्सिमम ऐसे सेंटरों में होते हैं जहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं होता। तो सीसीटीवी लगना या ना होना इस चीज़ को अंकित नहीं करता कि वहाँ कोई गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है। एक पूरा सिस्टम होता है। जिस सेंटर के बारे में वो आरोप लगाया गया था वो एक प्रतिष्ठित कॉलेज है और एचपीएससी खुद एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करता है। हम अलग अलग संस्थानों में एग्जामिनेशन सेंटर बनाते हैं और वहाँ के जो अधिकारी, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के जो इन्विजिलेटर, वहाँ के प्रवक्ता या प्रोफेसर होते हैं वो इन्विजिलेटर का काम करते हैं। तो वो ये उनकी पूरी जिम्मेवारी होती है और वो पूरी जो सिस्टम है उससे उसको काम करते हैं। ये बिल्कुल ही संभव नहीं है कि कोई आदमी अनुपस्थित रहे और उसकी जगह उसके परिणाम में वो पास दिखाया जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता है। और उस जिस घटना का आपने जिक्र किया उसमें हमने पूरी तरह से कमीशन ने उसका संज्ञान लिया था, उसकी पूरी जांच की गई थी और वो तथ्यहीन पाया गया था। इस प्रकार का कोई भी आदमी ना तो अनुपस्थित था, जो आदमी उपस्थित था वही पास हुआ था। और बाकायदा मैं आपको ये भी बताऊं कि जो अटेंडेंस लगती है ऑनलाइन लगती है। आदमी जब वहाँ अपीयर है तो उसी टाइम उसकी अटेंडेंस लगाती है, सेंटर सुपरिटेंडेंट अटेंडेंस ऑनलाइन लॉगिन करता है और वो उसमें उसी टाइम में एंटर हो जाती है। अगर अनुपस्थित होता तो उसकी अटेंडेंस ही नहीं लग सकती थी। एक सवाल और उठा, जब आपके कॉलेज काडर के लिए इंटरव्यू का समय चल रहा था, इंटरव्यू का रिजल्ट भी आया, तो एक विद्यार्थी ने यह भी कहा कि स्क्रीनिंग के नंबर फाइनल सिलेक्शन में क्यों नहीं। अब ये सवाल आपसे भी मेरा है कि स्क्रीनिंग के नंबर फाइनल सिलेक्शन में क्यों नहीं? कमीशन एक रूल ऑफ बिजनेस के तहत काम करता है और कमीशन के जो रूल ऑफ बिजनेस है लेटेस्ट 2021 में, जहाँ तक मेरे को याद है मार्च 2021 के हम लोग फॉलो करते थे, जिस पे ये सारी भर्तियाँ भी चल रही हैं। तो उस जो हमारा पुराना सिस्टम है वो पूरा स्क्रीनिंग जो हम लेते हैं वो शॉर्टलिस्ट करने के लिए कैंडिडेट्स को फाइनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं आज तक के प्रोसीजर में। और जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको फिर इंटरव्यू के बेस पे असेस किया जाता है और इंटरव्यू के लिए एक बाकायदा पैनल बनता है जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, डिपार्टमेंटल के कैंडिडेट्स होते हैं, हमारे कमीशन के एक सदस्य उसके चेयरमैन होते हैं। तो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है और इंडिपेंडेंटली असेस किया जाता है उनको और उसकी परफॉर्मेंस जो इंटरव्यू में रहती है उसी के बेस पे उसको मार्क्स दिए जाते हैं। अभी तक स्क्रीनिंग को हम उसमें शामिल नहीं करते हैं, लेकिन जैसा कि आपने भी हमारी वेबसाइट में भी हमने डाला है और आपने कुछ न्यूज़पेपर्स में भी शायद आया था, अब हमने अपने रूल ऑफ बिजनेस में परिवर्तन भी किया है और अब हमने इसको, ताकि और भी ट्रांसपेरेंसी हुए, अब हमने स्क्रीनिंग के साथ साथ एक मेन रिटन टेस्ट भी लेंगे और फिर इंटरव्यू किया जाएगा। तो 3 tier सिस्टम बनाया है जिसमें जो मेन डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम प्लस इंटरव्यू, इस दोनों के मार्क्स अब फाइनल मेरिट को डिसाइड करेंगे। एक सवाल इसमें और भी आया कि यूजीसी की गाइडलाइंस को आप लोग फॉलो नहीं करते। अब यूजीसी की गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि जो पूरे प्रोसेस का 25% पार्ट जो है वो आपका इंटरव्यू का पार्ट रहेगा। तो उस व्यक्ति ने ये भी कहा है कि इसमें ना तो रिसर्च को प्राथमिकता दी जाती है, ना ही आपकी क्वालिफिकेशन को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है कि बच्चा पीएचडी में है, उसके कितने रिसर्च पेपर है। क्या इस विषय में भी आप कोई बात कहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि इस बार बच्चे भी काफ़ी निकले हैं, बड़े ग्रामीण क्षेत्रों से भी निकले। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसका प्रोसेस आपका क्या रहता है? इसमें जो भी रिक्रूटमेंट होती है, ये एक डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के लिए हम रिक्रूटमेंट करते हैं उसके जो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स होते हैं उसके बेस पे की जाती है। तो अगर उनके डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स में जो आपने जिक्र किया यूजीसी की गाइडलाइंस का या उनकी एपीआई का या उनकी रिसर्च का, अगर कोई उसमें इस चीज़ का मेंशन किया गया हो तो हम उसी के हिसाब से लेंगे। लेकिन इनके जो आरएनपी रूल्स में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। हम डिपार्टमेंट के आरएनपी रूल के हिसाब से ही यहाँ पर नियुक्तियाँ करते हैं, हम अपने हिसाब से कोई नियुक्तियाँ नहीं करते हैं। जो आरएनपी रूल में जिनमें मेंशन नहीं होता उसमें कमीशन के जो रूल ऑफ बिजनेस है वो लागू होते हैं। तो चूंकि इनके रूल्स ऑफ इनके आरएनपी रूल्स में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, तो जो हमारे अपने रूल्स हैं उसके बेस पे हम उनका इंटरव्यू लेते हैं और उसी के बेस पे उनको असेस करते हैं और उनको मार्क्स देके सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह की बातें क्यों उठती है? आपको क्या लगता है कि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़्यादा है या फिर जो कमीशन है वो अपने रूल्स के हिसाब से नहीं चलता? नहीं, इस तरह की बातें, कमीशन तो बिल्कुल 100% अपने रूल ऑफ बिजनेस के हिसाब से ही चलता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम रूल से बाहर नहीं जाते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। इस तरह की बातें आपने भी देखा होगा, आप लोगों से बातचीत करते हैं और भी करते हैं। एक तो ये होता है कि जो आदमी सिलेक्ट नहीं हो पाता है वो इस तरह की बातें उठाता है,
उसमें कोई जरूर कमी हुई है। अब कमीशन को अब हम मान लो हमने एक पोस्ट के लिए सिलेक्ट करना है तो 6 आदमियों का इंटरव्यू लेना है, 6 में जो सबसे बेस्ट होगा हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो जो बाकी 5 लोग हैं वो जो इंडिविजुअल अपने बारे में बता सकता है कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था, उसको बाकी 5 लोगों का इंटरव्यू कैसा था वो उसको असेस वो तो नहीं कर सकता ना। वो तो जो कमीशन में इंटरव्यू बोर्ड बैठा है उनको 6 आदमियों को असेस करके उसमें से एक बेस्ट आदमी को निकालना है। तो जो बेस्ट होगा उसको निकालेंगे। 5 आदमी अपने बारे में इंडिविजुअली क्या बोलता है उसके बारे में कमीशन कुछ नहीं बता सकता। अब देखिए, सरकार ने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को तो भंग कर दिया, जिम्मा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को दिया गया। लेकिन अमूमन ये भी देखा जाता था कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में हर साल 3000 के करीब भर्तियां होती थी। तो अब वो नई भर्तियां कब होंगी? क्या आपने इस विषय में भी कोई खाका तैयार किया है? बिल्कुल, जब सरकार की तरफ से हमारे पास इस प्रकार का कोई रिक्विजिशन आएगी तो हम उनकी भर्तियों को भी, जब तक हमारे पास ये जिम्मेवारी रहेंगी, उन भर्तियों को करने की पूरी कोशिश करेंगे। पर जैसे आपको पता है कमीशन की अपनी जो संख्या है, इस पर अभी हमारे खुद के 30 पोस्टें वैकेंसीज जो हैं हमारी एग्जिस्ट कर रही हैं। हमने सरकार से अनुरोध किया है कि हम एडिशनल स्टाफ नहीं मांग रहे हैं, हमारी जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज है उनको भरा जाए ताकि हम अपने कर्तव्यों का जो भी सरकार हमसे करवाना चाह रही है और बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती कर सके। तो हम कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम जो एग्जिस्टिंग हमारे पास स्टाफ है उसी की मदद से हमने अभी हमीरपुर के रिजल्ट भी डिक्लेयर किए हैं। हमको मेरे ख्याल 7 रिजल्ट्स डिक्लेयर करने के लिए दिए गए थे, जिसमें से 5 हमने डिक्लेयर किए हैं। एक दो दिन में एक छठा रिजल्ट हम डिक्लेयर करने वाले हैं और 7वां सरकार के स्तर पर अभी लंबित है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमें दिया गया है एग्जिस्टिंग स्टाफ से पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें मास स्केल पे भर्ती करनी है तो हमें और स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, तभी हम उसको पूरा कर पाएंगे। अब ये पेंडिंग रिजल्ट्स कब तक आ जाएंगे? क्योंकि पेंडिंग रिजल्ट के विषय में लगातार विद्यार्थी बार बार पूछ रहे हैं कि ये पेंडिंग रिजल्ट कब आएंगे। क्योंकि पिछली बार जब आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि पेंडिंग रिजल्ट के विषय में हम भी संज्ञान ले रहे हैं। पेंडिंग रिजल्ट जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास 7 पोस्ट कोड को रेफर किया था गवर्नमेंट ने जिनके रिजल्ट निकाले, उसमें से हमने 5 के रिजल्ट ऑलरेडी निकाल दिए हैं और छठा रिजल्ट कल या परसों 1 या 2 दिन में निकलने वाला है। इसमें शायद 162 वैकेंसीज कुछ हैं। तो हमने सारे रिजल्ट निकाल दिए। हमारे पास अब कोई भी पेंडिंग रिजल्ट नहीं रहेगा। बाकी जो रिजल्ट पेंडिंग है, जैसा अखबार में आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, वो विजिलेंस जांच में लंबित है। तो उसका हमारे पास कोई रेफरेंस सरकार की तरफ से नहीं आया है। एक बात पब्लिक सर्विस कमीशन के परिसर के विषय में आई कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के परिसर में पूजा अर्चना हो रही है। अब भारतीय संविधान तो ये कहता है कि आप शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकते। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई ऐसा हुआ था, और अगर हुआ था तो इसका कारण क्या है? यहाँ कोई ऐसी किसी की जो एक इंडिविजुअल धार्मिक भावनाएं होती है, वो हर आदमी अपने धर्म को मान सकता है और कर सकता है। एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है। हम किसी पार्टिकुलर धर्म के लिए यहाँ पर पूजा पाठ नहीं करते हैं। लेकिन इस कमीशन में पिछले कुछ 1-2 वर्षों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ मृत्यु हुई है, जिसमें यहाँ एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि कोई जो विश्वास होता है लोगों का धार्मिक, कि कोई हो सकता है बुरी भावना, कोई इस प्रकार का कोई इस पे छाया पड़ी हो या कुछ और हो। तो यहाँ लोगों ने अपना अंशदान करके उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यहाँ पर हम माँ सरस्वती की एक मूर्ति स्थापना करें, क्योंकि ये भी एक शिक्षा टाइप का ही संस्थान है जहाँ माँ सरस्वती विराजमान हो सकती है। तो उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन करके पिछले 6-7 महीने में कोई पैसे इकट्ठे करके यहाँ एक मंदिर बनाने की इच्छा प्रकट की थी। एक मंदिर नहीं, आप उसको कह सकते हैं, एक धार्मिक स्थल बनाने की इच्छा की थी, जिसमें सबका कहना था कि माँ सरस्वती को विराजमान किया जाए। तो उसके हमने पीछे गुप्त नवरात्रे में उसके लिए माँ सरस्वती की मूर्ति उस अंशदान से मंगवा कर यहाँ पर स्थापित की है। तो उसी का यहाँ पर एक अनुष्ठान टाइप का किया गया था, छोटा सा। बाकी कोई इस प्रकार की पूजा पाठ यहाँ नहीं होता है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन हमारे साथ थे। हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में चल क्या रहा है, जिस तरह से पत्र वायरल हो रहे हैं उनके पीछे का सच क्या है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।